तो चलिए देखते हैं कि पेन फिजिशियंस इस प्रोसीजर को करते कैसे हैं। तो इस प्रोसीजर में हम लोग अच्छे से क्लीन ड्रेप करने के बाद उस साइट को मार्क करते हैं। इसमें इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आदमी डिप्रेशन और सुसाइड जैसे थॉट्स भी उसके मन में आने लगते हैं। डाई देके ये देखा जाता है कि वो एक्चुअली किसी ब्लड वेसल में तो नहीं है। इस तरह की फैसिलिटी बहुत कम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और BLK मैक्स उसमें से एक है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि क्लस्टर हेडेक क्या होता है और पेन फिजिशियन उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। तो क्लस्टर हेडेक एक इस तरह का हेडेक होता है जो मल्टीपल बाउट्स में आता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। और जब वो आता है तो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि एक तरफ की आँख रेड हो जाती है, उसमें से आंसू निकलने लगते हैं और आधी सर में ये दर्द महसूस होता है। और दर्द इतना सिवियर होता है कि वो कुछ मिनट्स निकालना मुश्किल हो जाता है। जो वो बाउट्स हैं वो कुछ मिनट से लेके 1 से 2 घंटे तक रहते हैं और अपने आप ही फिर चले जाते हैं। शुरुआत में तो समझ नहीं आता आदमी को ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो बाउट्स एकदम से आते हैं और 1 या 2 घंटे बाद आपको लगता है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि कुछ था ही नहीं। लेकिन जब ये अटैक्स फ्रीक्वेंट बन जाते हैं तब पेशेंट को समझ में आने लगता है कि शायद कोई बीमारी है जो बार बार आके तंग कर रही है। कई बार तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो इस हेडेक को लेकर आते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या ठंडे तरह का खाना खाना या कोई मल्टीपल ट्रिगर जो पेशेंट स्पेसिफिक हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ट्रिगर नहीं होता, अचानक से ये हेडेक आ जाता है टू द पॉइंट कि रात को आदमी नॉर्मल सो रहा है, डीप स्लीप में है और वो बाउट्स ऑफ अटैक उसको नींद से जगा देते हैं। तो ये इस तरह का जब हेडेक आता है जो आधे सर में है, आंख लाल हो गई, पानी निकल रहा है, आंख सूज गई और अपने आप से सब कुछ ठीक हो गया, तो ये क्लस्टर हेडेक इसे कहा जाता है। इसका डायग्नोसिस हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से ही होता है, लेकिन फिर भी हमें MRI कराना ज़रूरी होता है देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन या कोई ब्रेन ट्यूमर या कोई और बीमारी तो नहीं है जो इस तरह के सिम्टम्स को लेकर आ रही है। ये इसका ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है? अगर ब्रेन में कोई बीमारी नहीं भी है तो भी इस तरह का दर्द सहना मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव और एक एक्यूट अटैक के लिए। जब एक्यूट अटैक आता है तो जब आप कुछ मिनटों के लिए ही नहीं इस तरह का दर्द सह सकते, तो सोचिए अगर किसी को 1, 2 या 3 घंटे के लिए ऐसा दर्द सहना हो, तो एक्यूट अटैक के लिए कुछ इस तरह के दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है इसमें ऑक्सीजन। अगर उस समय तक कुछ मिनटों के लिए ऑक्सीजन इनहेल कर लिया जाए तो ये अटैक एकदम से ख़त्म हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी दवाइयों के ड्रॉप्स होते हैं जो नाक में डालने के लिए दिए जाते हैं, जिससे ये रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये एक्यूट अटैक के लिए जो ट्रीटमेंट बने, ये आप लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार ये आप अपना नॉर्मल रूटीन नहीं फॉलो कर सकते। आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से अटैक आया और आपके पास वो चीज़ है या नहीं, और बार बार इस चीज़ को सहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है। कुछ इस तरह की मेडिसिन्स शुरू की जाती हैं जिससे आपको ये अटैक्स आए ही ना, और आए तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाए, या फिर जो उसकी इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा देर तक लास्ट ना करे और इतनी ज़्यादा सिवियर ना हो। तो बहुत सारे मरीज़ इन दवाइयों पर, जिनको कि प्रिवेंटिव थेरेपी कहा जाता है, ये लेते रहते हैं और नॉर्मली ठीक चलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये दवाइयाँ या तो असर नहीं करती या कुछ साल लेकर असर करना बंद कर देती हैं, या फिर इनसे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को पेन फिजिशियन के पास भेजा जाता है एक प्रोसीजर करने के लिए, जिसे हम स्फीनोपैलेंटाइन RFA कहते हैं। ये प्रोसीजर मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तो इसमें होता क्या है, जो नसें, इसमें जिन नसों में दर्द हो रहा है, जिन नसों की वजह से इसमें सिम्टम्स फील हो रहे हैं, उनको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से अब्लेट कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा तुरंत इसमें 2 से 3 दिन में ही आप आराम महसूस करते हैं। और ये बहुत सालों तक लास्ट करता है, जैसे कि 3-4 साल, कई में 5 साल। अभी मैंने जो लास्ट वीक प्रोसीजर किया वो मरीज़ 8 साल के बाद मेरे पास आए थे रिपीट प्रोसीजर करवाने के लिए। तो ये इस तरह का ट्रीटमेंट ऐसे हेडेक्स में बहुत सक्सेसफुल है। तो किसी को भी इस तरह का हेडेक है अगर, तो उसको मिसडाइग्नोज नहीं होने दें कि कोई भी तरह का हेडेक है वो या तो सीरियस बीमारी की तरफ डायरेक्ट करता है, और अगर MRI में या ब्रेन में ऐसी कोई बीमारी निकल के नहीं आती तो कुछ ऐसी नसें होती हैं जो हाइपर एक्टिव होती हैं, जिनके शांत हो जाने से, दवाइयों से या प्रोसीजर से, ये हेडेक्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेन फिजिशियंस इस प्रोसीजर को करते कैसे हैं। तो इस प्रोसीजर में हम लोग अच्छे से क्लीन ड्रेप करने के बाद उस साइट को मार्क करते हैं जहाँ पर हमें इंजेक्शन लगाना है, और एक छोटी सी नीडल से लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।
लोकल एनेस्थीसिया के बाद हम एक्चुअल RFA नीडल इंसर्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम एक्सरे के अंडर देखते हैं कि वो नीडल टारगेटेड एरिया पे सही तरीके से पहुंच जाए। तो जब वो नीडल सही तरीके से पहुंच जाती है तो हम AP और लैटरल की साइड वाला व्यू और सामने वाले व्यू दोनों में कंफर्म करते हैं कि हमारी नीडल बिल्कुल सही जगह पर हो। जब एक बार नीडल सही जगह पर पहुंच जाती है तो एक डाई दे के देखा जाता है कि वो किसी ब्लड वेसल या ऐसी किसी नस में तो नहीं टच कर रही जहां से डैमेज हो सकता है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे DSA कहते हैं। DSA में डाई दे के ये देखा जाता है कि वो एक्चुअली किसी ब्लड वेसल में तो नहीं है। इस तरह की फैसिलिटी बहुत कम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और BLK मैक्स उसमें से एक है। तो एक बार हमें कंफर्म हो गया, फिर हम लोग RFA मशीन होती है उससे हम लोग चेक करते हैं कि हमारी पोजीशन जो नीडल की है वो बिल्कुल सही जगह पर है। एक बार थर्ड चेक हमारा हो गया, उसके बाद हम एक्चुअल प्रोसीजर RFA जो है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर और रिक्वायर्ड ड्यूरेशन के लिए कर देते हैं। RFA एक बार ठीक ठाक हो गया तो नीडल को निकाल कर फिर बैंडेड लगा दी जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये प्रोसीजर इतना सिंपल है करने में और उस पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई लॉन्ग टर्म एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और एक फॉलोअप के बाद फिर पेशेंट को आने की ज़रूरत भी नहीं रहती। जिन लोगों को क्लस्टर हेडेक है उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। तो हो सकता है कि जो 30 से 35 साल में जिस तरह के सिम्टम्स हों वो 50 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा कम रह जाएं, जो जिनके लिए सिर्फ मेडिसिन ही काफ़ी हैं और कई बार वो मेडिसिन भी बंद हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि इस बीमारी के होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम नहीं होती। कई बार इंसान को सर दर्द जैसी चीज़ों के साथ आता है कि पता नहीं मैं कितने दिन ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आदमी डिप्रेशन और सुसाइड जैसे थॉट्स भी उसके मन में आने लगते हैं। लेकिन अगर एक बार ये सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी एज और जेनेटिक्स के हिसाब से जितनी होनी चाहिए इस बीमारी की वजह से कम नहीं होती। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है मन में या आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शायद क्लस्टर हेडेक हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या दिए गए फ़ोन नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।